प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के गणित के अध्याय बहुपद के साथ करेंगे और आज हम इसके भाग 5 को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित हम प्रश्नों को भी करेंगे। इसके बाद कक्षा 11 में गणित का ही अध्याय संबंध और फलन के 5वें भाग को करेंगे और उन पर प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 5 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपदों का गुणनखंडन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। अभी तक आपने बहुत सारी सर्वसमीकरण पढ़ ली होंगी। आज हम कुछ नई सर्वसमीकरण को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली सर्वसमीकरण है x जमा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें x जमा 3 पूरे का वर्ग बताना है, जिसे बताने के लिए हम हमारी सर्वसमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जहां x होगा हमारा x और y होगा हमारा 3। जब हम इस सर्वसमीकरण में y बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे 3 जमा 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा x का वर्ग जमा 6x जमा 9। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीकरण की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होता है x का वर्ग घटा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें x घटा 5 पूरे का वर्ग बताना है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह हमारे सर्वसमीकरण 2 के रूप में है, जहां x है हमारा x और y है हमारा 5। जब हम y का मान 5 रखकर सर्वसमीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 2 गुणे x गुणे 5 जमा 5 का वर्ग, यानी कि x का वर्ग घटा 10x जमा 25। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीकरण की तरफ, जो कि है x का वर्ग घटा y का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x जमा y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है x का वर्ग घटा 9 का गुणनखंड करें। x का वर्ग घटा 9 को हम लिख सकते हैं x का वर्ग घटा 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग बराबर होता है 9 के। और अब आप x का वर्ग घटा 3 का वर्ग को ध्यान से देखें तो यह हमें हमारी सर्वसमीकरण की तरफ दिख रही होगी, जहां x है हमारा x और y है हमारा 3। तो चलिए अब हम हमारे x और y के मान को हमारी सर्वसमीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा x जमा 3 गुणे x घटा 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सर्वसमीकरण की तरफ, जो कि है x जमा a गुणे x जमा b,
जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा a जमा b गुणे x जमा ab। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें 105 गुणे 106 का मान याद करना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 5 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 6, यानी कि 105 गुणे 106 हो जाएगा हमारा 100 जमा 5 गुणे 100 जमा 6, जो कि अब आ गई है हमारी सर्वसमीका के रूप में, जहाँ x है हमारा 100, a है हमारा 5 और b है हमारा 6। अब हम हमारे x, a और b के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 100 का वर्ग जमा 5 जमा 6 गुणे 100 जमा 5 गुणे 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 5 गुणे 100 जमा 6 गुणे 100 जमा 30, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 1100 जमा 30, यानी कि 11,130। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x जमा y जमा z पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा 2 गुणे y गुणे z जमा 2 गुणे z गुणे x। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है 3a जोड़ 4b जोड़ 5c पूरे का वर्ग बताना। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह सवाल हमारी सर्वसमीका के रूप में मिलेगी, जिसमें x है हमारा 3a, y है हमारा 4b और z है हमारा 5c। तो चलिए अब हम हमारे x, y, z के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 3a पूरे का वर्ग जमा 4b पूरे का वर्ग जमा 5c पूरे का वर्ग जमा 2 गुणे 3a गुणे 4b जमा 2 गुणे 4b गुणे 5c जमा 2 गुणे 5c गुणे 3a, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 9 गुणे a का वर्ग जमा 16 गुणे b का वर्ग जमा 25 गुणे c का वर्ग जमा 24 ab जमा 40 bc जमा 30 c। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x जमा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3 गुणे x गुणे y गुणे x जमा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 3a जमा 4b पूरे की घात 3, इसका मान बताने के लिए हम हमारी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, जहां x होगा हमारा 3a और y होगा हमारा 4b। तो चलिए अब हम x और y के मान को हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 3a पूरे की घात 3 जमा 4b पूरे की घात 3 जमा 3 गुणे 3a गुणे 4b गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 36 ab गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 108 गुणे a की घात 2 गुणे b जमा 144 ab की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिल जाएगा
x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3 गुणे x गुणे y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 5p घटा 3q पूरे की घात 3 का मान ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न हमारी सर्वसमीका के रूप में है, जहां x है हमारा 5p और y है हमारा 3q। तो चलिए अब हम हमारे x और y का मान हमारी सर्वसमीका पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 5p पूरे की घात 3 घटा 3q पूरे की घात 3 घटा 3 गुणे 5p गुणे 3q गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 125 p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 45 गुणे pq गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा 125 गुणे p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 225 गुणे p की घात 2 गुणे q जमा 135 p गुणे q की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्वसमीका की तरफ, जो कि है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3xyz, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा x जमा y जमा z गुणे x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx। तो ये सभी है हमारे कुछ बीजीय सर्वसमीकाएं। इन सर्वसमीकाओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हैं, जिन्हें अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय सर्वसमीकाएं। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। नमस्ते दोस्तों, संबंध एवं फलन के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ फलन और उनके आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फलन के प्रकार देखते हैं। फलन के प्रकार मुख्यतः 7 तरीके के होते हैं: तत्समक, अचर, बहुपद, परिमेय, मापक, चिन्ह और महत्वपूर्ण पूर्णांक। आगे बढ़ते हुए तत्समक फलन के बारे में समझते हैं। यहां fx इक्वल टू x है, जहां f में रैशनल जो रियल नंबर है और जो आउटपुट है वो भी रियल नंबर है। r में है दोनों, fx इक्वल टू x। अब इसको अगर हम लोग देखें तो f का प्रांत भी रियल नंबर है, f का परिसर भी रियल नंबर है। ठीक है, इसका आलेख एक सरल रेखा होगा, जैसा हम लोग जानते हैं। कैसे? x जो भी होगा वही y भी होगा, fx भी होगा। तो अगर इसको हम ध्यान 1 डालें तो 1 आएगा, 2 डालें तो 2 आएगा, 3 डालें तो 3 निकल के आएगा मान इसका। तो ऐसे अगर हम लोग देखें इसको तो ये एक सरल रेखा इस तरीके से बनाएगा। अगर 1 है तो 1 मान आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और अगर इस पे हम लोग -1 डालें तो -1 आएगा, -2 डालें तो -3 आएगा, 2 आएगा, -3 डालें -3 आएगा। तो इस तरीके से एक सरल रेखा बन जाएगा जो 45 डिग्री का कोण बनाएगा एक्स एक्सिस पे, है ना। तो इस तरीके का एक सरल रेखा बन जाएगा। एक अचर फलन के बारे में देखते हैं। अचर फलन क्या होता है?
अचर फलन fx इक्वल टू सी होता है, जहां c एक अचर है और x की मान जो भी डालें हम वो उसका कांस्टेंट ही फंक्शन रहता है, जिसमें आलेख समानांतर रेखा निकल करके आती है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल है, यहाँ पे f का प्रांत r हो जाएगा, f का परिसर c, वैल्यू c, सिंगल वैल्यू c हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल है तो ये अगर c रेखा है, जैसे fx इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो उसके लिए x आप कुछ भी डालिए, fx का वैल्यू 2 ही रहता है। तो वो एक लाइन आता है 2, y एक्सिस पे 2 पॉइंट करके वहां एक सरल एक रेखा खींच दी जाए, समानांतर रेखा x एक्सिस के, तो वो इसका उस तरीके से उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। बहुपद फलन देखते हैं। बहुपद फलन कुछ क्या हो, कैसे परिभाषित करते हैं? इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। एक फलन f इक्वल टू आर इंटू आर को बहुपद फलन कहा जाएगा यदि r में प्रत्येक x के लिए हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है। fx इक्वल टू ए नॉट, कोई बहुपद अगर डिफाइंड है, fx इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इस तरीके से an x की पावर n, इस तरीके से अगर डिफाइंड है, जहां एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, a0 a1 a2 an जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ a जो वैल्यू कांस्टेंट है वो 1 है और x का पावर 2 है। अगर इसको हम लोग बनाना शुरू करें, x की वैल्यू 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा। तो इस तरीके का एक हम लोगों को मैप पे इस तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को मैप मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का मैप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैप पे दर्शा सकते हैं। परिमेय फलन देखते हैं, fx अपॉन gx, पॉलिनोमियल के लेवल पे fx अपॉन gx के प्रकार के फलन, जहां fx और gs एक प्रांत में x के लिए परिभाषित बहुपदीय फलन है, ठीक है, जिसमें gx 0 नहीं हो सकता है, शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। इस केस में इसको परिमेय फलन कहेंगे, ठीक है। जैसे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या होगा, परिमेय फलन होगा, जिसमें fx क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, 1 है जहां पे समानांतर जिसके रखे हैं, जहां पे जो fx अपॉन gx इसमें से लिए हैं और gx को हम लोग x की तरह दर्शा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैप दे देगा, जहां हर x के लिए एक यूनिक हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। मापक फलन देखते हैं क्या होता है। मापक फलन होता है जहां पे निगेटिव वैल्यू भी डाले x की, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे मापक को, कि उसका एक उदाहरण कि x अगर हम लोग कोई भी वैल्यू डालें तो वो ग्रेटर दैन 0 ही होता है, बड़ा ही होता है। अगर माइनस डालेंगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे -3 डाला जाए तो 3 आएगा उसका आउटपुट। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि x अगर 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो वो उसका उसी तरीके से वैल्यू लिख दिया जाएगा, और x अगर निगेटिव है तो -x आएगा, और माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है तो -3 डालेंगे तो -3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको अगर मैप पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले इसका प्रांत देख लेते हैं। f का प्रांत इसमें रियल नंबर होगा और f का परिसर जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा हमेशा। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रांत हम लोग मैप में भी इसको दर्शा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिन्ह फलन को देखते हैं। चिन्ह फलन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जहां पे इनका वैल्यू जिस तरीके से चेंज होता है, जहां पे x हम लोग उस तरीके से डिफाइन करते हैं कि बार x अपॉन x डालते हैं, जहां पे x अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो 1 आएगा और x अगर निगेटिव है तो -1 आता है। तो चिन्ह फलन बेसिकली चिन्ह बदल देता है अगर किसी फंक्शन पे लगाते हैं। इसका प्रांत r होता है और परिसर या तो -1 हो सकता है या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यदि x 0 है तो इसको 0 हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट 0/0 भी एक अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसीलिए जब x 0 होता है तो उसको एब्सोल्युटली 0 दिखा देते हैं। तो f का परिसर -1, 0 और 1 होगा। इसका मैप कुछ इस तरीके से बनता है और इसको ध्यान से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है आप लोगों को। मैप को देखिए आप, जब भी फंक्शन 0 से बड़ा है
तो उसको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक पर एक हम समानांतर रेखा खींच देंगे एक्स एक्सिस के। वहीं जब निगेटिव होगा तो -1 के समानांतर एक रेखा खींची जाएगी। बट मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा 0 लिखा हुआ है, वहां पे गोला किया हुआ है 1 और -1 पे। इसका मतलब ये होता है कि 0 पर वो संख्या, वो मान उसका नहीं होगा। 0 पे क्या मान होगा? 0 होगा। तो एक काली बिंदु से 0 पे आप देखिए 0 लगाया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि x जब 0 होगा तो 0 का वैल्यू दिखाएगा, और नीचे -1 जब 0 से थोड़ा अधिक वैल्यू अगर होगा तो 1 आ जाएगा, थोड़ा कम वैल्यू होगा तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए वो 0 का एक छोटा सा गोला दे के ग्राफ को आगे बढ़ाया गया है ऊपर, और नीचे नीचे की तरफ बढ़ाया गया है 0 दे करके। तो ये तरीका जानना बेहद जरूरी है। पुस्तक में भी और विस्तार से आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे इसको, तो ध्यान से पुस्तक में पढ़िएगा। ये जितनी भी चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका बेस मजबूत करेगा, और ये चीज हमेशा 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स में लगातार इस्तेमाल में आता रहेगा। इनफैक्ट फिजिक्स वगैरह में भी इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हुए महत्तम पूर्णांक फलन को देखते हैं, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें भी रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग होती है। इसकी एफएक्स को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, बड़े ब्रैकेट को एक्स में डाल करके। इसका प्रांत रियल नंबर होता है, और परिसर सभी पूर्णांकों का समुच्चय होता है, जिसमें इसे इस रूप से परिभाषित किया जाता है, जैसे हम लोग 2.75 लिखते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ। समझने के लिए आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है अभी तक इसमें, तो अगर 2.75 में हम लोग देखें तो कौन से इंटीजर, कौन सा पूर्णांक है जहां पे सबसे करीब है, जिसके ये 2 है। तो मतलब बढ़ते क्रम में अगर हम लोग नंबर लाइन पे आगे बढ़ें तो कहां तक इंटीजर पहुंच चुका है? 2.75 तक, तो 2 उसमें आ जाता है। जैसे 9.45 ले तो उसमें 9 आएगा। वहीं जब निगेटिव में हम लोग आते हैं, तो जैसे -6.45 को नंबर लाइन पर अगर आप दिखाइए, तो उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा? -6 नहीं, -7 आएगा, क्योंकि -7 -6 से छोटा होता है। तो बेसिकली इसको दर्शाने के लिए ये समझना जरूरी है। कुछ इस तरीके से इसको दिखाते हैं। मान लीजिए हम 1.5 पे है ना, संख्या पे हैं, तो 1.5 पे सबसे लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? 1 है, तो वो -1.5 पे वैल्यू 1 होगी। अगर 3.2 लेते हैं, तो 3.2 के बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ अगर हम देखें तो कौन सा सबसे पहला इंटीजर आएगा? 3 आएगा, तो उसका 3.2 का वैल्यू 3 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर -2.2 लें, तो उसके जस्ट बाईं तरफ देखिए कौन सा इंटीजर आएगा? -3, तो उसका वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही -3.5 लें अगर हम लोग वैल्यू, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या आएगा? -3.5 लें तो उसके बाईं तरफ देखिए कौन सी संख्या दिख रही है? -4, तो उसके लिए -4 आएगा। ठीक है, आशा है आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। इस पे आधारित बहुत सारे सवाल ना ही सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं में बट जेईई की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इस फंक्शन को याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो 2 वास्तविक फलनों का योग कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए f x और r में मैपिंग है और g x और r के बीच में मैपिंग है। तो 2 वास्तविक फलन हैं जहां x जो है वो r का सबसेट है, और f प्लस g निकालना है हम लोगों को। तो इस केस में जो इसका x होगा वो r में मैप्ड होगा, और जहां x बिलोंग करेगा कैपिटल X को। तो इसके लिए f प्लस gx को fx प्लस gx द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो फंक्शन fx, अगर 2 फंक्शनों को, वास्तविक फलनों को जोड़ना है हम लोगों को, का योग निकालना है, तो अलग से fx प्लस gx तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मान लिया जाए कि fx इक्वल टू x स्क्वायर है और gx इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो 2 वास्तविकों का फलन कैसे निकालेंगे? इसमें हम लोग f प्लस gx को कैसे ज्ञात करेंगे?
जैसा हमने पढ़ा था, दोनों को सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। f प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। दो वास्तविक फलनों का योग, आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करें, माइनस करने की बात करें, तो इसमें भी जैसे जोड़ होता है वैसे ही माइनस होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। सेम फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 लेते हैं। अगर इसमें हम लोगों को एफ माइनस जी एक्स ज्ञात करना है तो सिंपली फिर से वैसे ही रखेंगे, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। एक अदिशी में से गुना, ठीक है। मान लीजिए एफ फंक्शन है कोई, एक वास्तविक मान फलन है तथा अल्फा एक आदिश है, कांस्टेंट है। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो ए एफ एक्स क्या हो जाता है, मतलब अल्फा एफ एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा को बाहर निकाल लीजिए और सिंपल वो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण अगर हम लोग देखें कि 2f(x) लेते हैं तो 2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा। वो दो वास्तविक फलनों का गुणन देखते हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, एफ जी एक्स होता है एफ एक्स गुने जी एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। इस तरीके से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण अगर देखना है हम लोगों को, तो मान लीजिए फिर से सेम फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, दो वास्तविक फलन है। इसमें अगर हम लोगों को सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा, इससे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को। दो वास्तविक फलनों का भागफल देखते हैं। मान लीजिए f और g दो फंक्शन हम लोगों को मिले हुए हैं, दो वास्तविक फलन है जहां f और g को भाग देना है, जहां g 0 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में f बाई जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे सिंपल नंबर्स वगैरह में होता है, ठीक उसी तरीके से होता है इसमें भी। तो अगर सेम फंक्शन ले लें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1 हम लोगों को मिल जाएगा, जहां x की वैल्यू कभी भी -1/2 नहीं हो सकती है। तो अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा वो जान लेते हैं। कुछ फलन और उसके आलेख देखे हमने इसमें, और आपसे आशा है कि आप लोग उसको सही तरीके से अपने पुस्तक में भी पढ़ेंगे। वास्तविक फलनों का बीजगणित भी इसमें हमने देखा। पुस्तक को लेकर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करिए ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम कक्षा 9 में गणित का अध्याय बहुपद को पढ़ा, और उसके बाद कक्षा 11 में गणित के ही अध्याय संबंध और फलन को किया, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।